वर्षा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माया नगरी कहते हैं मुंबई को, और इस माया नगरी में बहुत सारे लोग जो है वो बहुत सारे सपने लेकर आते हैं, और हर एक राजनीतिक पार्टी का सपना ये भी रहता है कि इस मुंबई में पांव जमा ले, इस मुंबई की सत्ता हाथ में ले ले, बीएमसी की सत्ता हाथ में ले ले। और उसी का झगड़ा है। 70,000 करोड़ रुपए का बजट है मुंबई का, और अब बीएमसी के इलेक्शन का आगाज हो चुका है। मैदान में आप भी है, मैदान में ठाकरे ब्रदर्स भी है, मैदान में बीजेपी और एकनाथ शिंदे भी है। जब हम बात करते हैं इलेक्शन की, तो हिंदुत्व की बात करती है बीजेपी और एकनाथ शिंदे, और ठाकरे ब्रदर्स मराठी अस्मिता की बात करते हैं। तो यहां पर कांग्रेस कांग्रेस कहां है इन दोनों में? सबसे पहले तो मैं मुंबई मंथन के आज इस चर्चा सत्र में मुझे बुलाया, इसलिए मैं आप सबसे बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि अभिजीत भाऊ आप इसका जो है वो संचालन कर रहे हैं। और पहला ही प्रश्न जो आपने मुझे पूछा वो कि भाजपा और शिंदे जो है वो हिंदुत्व चला रहे हैं, ठाकरे जो ब्रदर है, भाई है, वो जो है वो मराठी का एजेंडा चला रहे हैं। तो आपका एजेंडा क्या है? हमारा एजेंडा बहुत क्लियर है। हमारा एजेंडा मुंबई है और मुंबई कर की समस्या के ऊपर हम पूरा इलेक्शन की बात कर रहे हैं। हम बार बार ये कह रहे हैं कि धर्म, जात, भाषा, प्रांत, इसका विवाद हमें नहीं चाहिए। विवाद नको, विकास हवा। विवाद नहीं, विकास चाहिए। विवाद नहीं, हमें प्रगति चाहिए। विवाद नहीं, हमें मुंबई के लिए विजन चाहिए, मुंबई के लिए मिशन चाहिए। जैसा आपने कहा कि मुंबई सिर्फ सपनों की नगरी नहीं है, मुंबई भारत के आर्थिक राजधानी है। जागतिक स्तर पे मुंबई का अलग एक व्यक्तिमत्व है, अलग एक पहचान है। हमेशा ये कहा जाता है कि मुंबई का स्पिरिट एक दुनिया का सबसे अलग स्पिरिट है, कि जब भी कोई घटना होती है तो मुंबई कर किसी का इंतजार नहीं करते कि कौन सी सरकार है, कौन सी महानगर पालिका में सरकार है। लोग ये सोचते हैं कि हमें क्या करना है। तो मुंबई के स्पिरिट को बहुत अलग, तो हम मुंबई की समस्याओं को लेकर मुंबई कर की आवाज बन के आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से आपको पता है कि आज मुंबई की जो परिस्थितियां हैं, आज हम जब यहाँ आते हैं या रास्ते पे चलते हैं तो एक टाइम के बाद मुंबई में सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक की। मुंबई में सबसे बड़ी समस्या है कि मुंबई में आज भी बहुत सारे लोगों को पानी मिलता नहीं है। आज भी घना कचरा जो हमारा होता है, जो कचरा है, गार्बेज है, उसके बारे में व्यवस्थापन की कोई सिस्टम नहीं है। हमारे डंपिंग ग्राउंड का क्या होने वाला है उसके बारे में कोई पता नहीं है। वहां पे लोगों को घर देने की बात अभी वहां पे चल रही है, जबकि सालों सालों से वहां पे कचरा पड़ा है। आज हम जानते हैं कि जैसा मैंने कल भी बताया था, मेरा रोज बाइट आ रहा है, आवाज पूरी गई है। क्यों गई है? क्योंकि आपको पता है कि एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण जो है, उसके कारण बहुत से लोगों को तकलीफ हो रही है। तो हम एक विजन लेके आ रहे हैं, हम मुंबई के लिए क्या दे सकते हैं वो हमारे मैनिफेस्टो में हमने लेके आने का काम किया है। आप यकीन मानिए, मैंने पहली बार 3 मैनिफेस्टो निकाले हैं। पहला मैनिफेस्टो हमारा जो निकला वो वायु प्रदूषण के खिलाफ निकला, जो हमने नरीमन पॉइंट पे किया। दूसरा मैनिफेस्टो हमने किया क्योंकि हमारा ट्रैफिक की समस्या इसलिए कि हमारा जो परिवहन है सार्वजनिक, उसकी व्यवस्थापन नहीं है। आज बीएसटी के बसेस दिन ब दिन बंद हो रही है, और उसकी वजह से आज प्राइवेट लोग व्हीकल में जाते हैं, और उसकी वजह से आज जितना कैपेसिटी है उसके 3/4 टाइम्स जो है गाड़ियां निकलती है, और ट्रैफिक की समस्या का। आप ताई, आप जब बोल रही है विजन के बारे में, विकास के बारे में, तब सुबह आपने सुना होगा सीएम साहब भी यहाँ पे आए थे, उन्होंने बहुत सारे प्रकल्प जो है वो गिनाए, वो क्या क्या कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि हमने अटल सेतु बनाया, कोस्टल रोड बनाया, हमने मेट्रो बनवाई, हम ऐसे ऐसे रास्ते बनवा रहे हैं, ब्रिज बनवा रहे हैं कि अगले 3 साल में ट्रैफिक की समस्या लगभग खत्म हो जाएगी। हालांकि मराठी लोगों के लिए घर बनवा रहे हैं, धारावी का पुनर्विकास कर रहा है, लेकिन आप तो विकास के विरोध में है। ये सरकार के जो भी विकास के प्रकल्प है उसके विरोध में आप काम कर रही है। उन्होंने आरोप भी लगाया। देखिए, सबसे पहली बात आप तो धारावी का पुनर्विकास नहीं होने दे रही है, आप खिलाफ खड़ी है। लोगों को घर मिल रहा है वहां पे, आप नहीं बोल रही है। मुख्यमंत्री साहब बोल रहे कि क्यों नहीं मिलना चाहिए वहां पे घर लोगों को। मैं अभी बोलूं? मुख्यमंत्री जी ने अपनी भूमिका रखी, अभी मैं अपनी भूमिका रखूं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने ये बनाया, हमने वो बनाया है। कांग्रेस पार्टी ने क्या बनाया मैं बताना चाहती हूँ। सीलिंग कांग्रेस कार्यकाल में बना, ईस्टर्न वेस्टर्न सबअब जो है वो कार्यकाल में, सड़क जो बनी है वो जोड़ने वाली, वो कांग्रेस के कार्यकाल में बनी है। ईस्टर्न फ्री हाईवे कांग्रेस कार्यकाल में बनी है। कोस्टल रोड की संकल्पना किसने बनाई थी? पृथ्वीराज चौहान जी ने बनाई थी, सब जानते हैं। मेट्रो का अगर आप बात करोगे तो 2014 का मैं अपना मैनिफेस्टो आपके सामने लेके आऊंगी, जिसमें हमारा स्टेशन कितने नंबर का आना चाहिए ये हमने वहां पे प्रस्तावित करके लिखा है, और स्टेशन का क्या नाम होना चाहिए 2014 के मेरे मैनिफेस्टो में। सीएम साहब क्रेडिट ले रहे हैं? देखिए, अभी मेरा बात तो पूरा होने दीजिए। आपने धारावी का भी विषय निकाला है तो पूरा तो बात मेरा होने दीजिए। पूरा तो ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर भी थे, आपको मनमोहन सिंह जी, जे अस्पताल की बात रहे, या मुंबई यूनिवर्सिटी की बात रहे, या भीमस्टोन प्रकल्प की बात रहे, कांग्रेस ने फंडिंग की। ये सच्चाई है, आप झुठला नहीं सकते। चाहे अटल सेतु की विजन की बात हो, विलासराव देशमुख का नाम आता है।
और ये मैं इसलिए कह रही हूं कि कांग्रेस ने हमेशा काम किया है। हम 27 साल से मुंबई महानगर पालिका में नहीं है, और जिसका जिक्र वो बार बार कर रहे हैं धारावी के विकास में करना चाहता हूं, तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहती हूं कि धारावी तो 5 से 50 एकड़ की है, पर धारावी के नाम पे आपने इतनी बड़ी सॉल्ट प्लांट लैंड दे दी है, 200-250 एकड़ से ज्यादा। आपने जो है उसके साथ साथ जो है मालवनी की जमीन 200-250 के ज्यादा एकड़ जमीन दी है, आपने कुर्ला दे दिया, आपने उसके साथ साथ देवनार का डंपिंग ग्राउंड दे दिया। हमारे लोग डंपिंग ग्राउंड में जाएंगे, हम गरीब है इसलिए हम कहीं भी जा सकते हैं, और अमीर लोग यहाँ पे जो है वो अपने मॉल बनाएंगे। देखिए, मैं सुन रही थी जब हिरण अंदानी साहब यहाँ पे बोल रहे थे, और मैं सुन रही थी। आपको मैं बोलना चाहती हूँ कि मुंबई में जो है ना ममदानी बनेगा, ना अदानी बनेगा, ना अंबानी बनेगा। यहाँ पे एक चीज मैं कहना चाहती हूँ कि मुंबई जो है मुंबई कर की है। आप मुंबई के लोगों को बाहर, आज मैं पूछना चाहती हूँ, अगर मुख्यमंत्री इतनी ही बात करते हैं तो मुझे उनसे सवाल है, ये जमीन तो आपने धारावी के नाम पे दे दी, लेकिन आपने एमएसआरटीसी की जमीन किसके कहने पे दे दी, जो सी लिंक के बाजू में है। आज उसका लिए ऑफिस कहां बना है? ऑफिस के लिए जगह नहीं, एमएसआरटीसी के लिए कोई प्राइवेट जगह पे ऑफिस बनता है, जमीन अदानी के पास जाती है, एयरपोर्ट अदानी के पास जाता है, एयर इंडिया कॉलोनी अदानी के पास जाती है, सहारा अदानी के पास जाता है, भारत नगर अदानी के पास जाता है, मोतीलाल नगर अदानी के पास जाता है। तो आपका एजेंडा अदानी को प्रकल्प नहीं मिलना चाहिए, ये है। मीठी रिवर अदानी के पास जाती है, तो आपने ये पूरा जगह दे दी उसको, और क्यों दे दी? मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब मिठी रिवर का इतना बड़ा घोटाला निकला, सब कुछ निकला, टेंडर का फ्रॉड निकला, ईडी की इंक्वायरी, फिर इसके बाद इनको दे दी। मुंबई में तो स्मार्ट मीटर भी वही चला रहे हैं। बीएसटी की बिजली सबसे सस्ती बिजली है मुंबई में, मुंबई सबब में एमएससी भी चलती है, और वो जो अदानी के माध्यम से चलती है, उसका दर देखिए, और मुंबई की बीएसटी की बिजली का दर देखिए। अगर आप देखोगे तो पर यूनिट लगभग ₹1.5 कम है, तो ये पैसा मुंबई करके मतलब जेब से जाएगा। और ये मीटर कौन लगा रहा है? ये मीटर भी अदानी लगाएंगे स्मार्ट मीटर के नाम पे। और ये यंत्रणा जो बनी है बीएसटी की, कि अदानी को आप देंगे। इसी तरह से आपने हर एयरपोर्ट अदानी को दे दिए। कभी आपने एयरपोर्ट के जाके अंदर देखा है? जब जीवीके के पास था तो कितने शॉप थे। आप अंदर अभी जाके देखिए, जगह नहीं लोगों को चलने के लिए, हर चीज महंगी हो गई है। क्योंकि पहले तो जीवीके सिर्फ रेंट लेते थे, ये रेंट के साथ इंसेंटिव लेते हैं, हर प्रोडक्ट के ऊपर जो इनका होना होता है, हर दुकानदार को जो है पूरा जितना भी एक्सपेंडिचर होता है इसमें भी इनका परसेंटेज होता है। तो ये क्या मुंबईकर पैसा भरेंगे? ग्राहक पैसा भरेगा। और ये जो कारपोरेशन में बैठे, मतलब आपको मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, मुंबई महानगर पालिका में 27 साल किसकी सरकार रही है? आप दूसरों को नाम रखते हैं, लेकिन आप भी तो उप महापौर थे। आप नाम रखते हो, लेकिन आप भी तो इंप्रूवमेंट कमेटी में थे। लगभग 3 साल 9 महीने आप जो है महायुति सरकार के माध्यम से महानगर पालिका चल रही है। और क्या किया आपने मुंबई के साथ? वर्षा, जब आप कह रही है कि ममदानीकरण नहीं होगा, अदानीकरण नहीं होगा, ये सारा सब कुछ नहीं होगा, तब ठाकरे कह रहे कि भाई मुंबई का महापौर जो है या मेयर जो है वो मराठी आदमी बनेगा। उधर बीजेपी कह रही है कि हिंदू मराठी आदमी बनेगा। जब ऐसा बीजेपी कहती है कि हिंदू मराठी बनेगा, कोई बुरखे वाली नहीं बनेगी, तब जो आप धर्मनिरपेक्षतावाद की बात करते हैं, आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं, तो कांग्रेस का कोई नेता आगे आकर यह क्यों नहीं कह रहा है कि क्यों नहीं बन सकती है? अगर आप माइनॉरिटी वोट्स, दलित वोट्स और सारे समुदाय के वोट्स चाहती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कोई भी बन सकता है। तो आप आगे आकर क्यों नहीं कहती कि भाई बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, हम लोग चर्चा, अगर नगराध्यक्ष के इलेक्शन हो सकते तो अगर आपको इतना ही था तो मुंबई के महापौर का भी इलेक्शन करना चाहिए था। लोगों में से मुंबई का महापौर चुनना चाहिए था, वो फिर कोई भी चुन के आ सकता था। आपने वो किया नहीं, आप कर नहीं सकते, क्योंकि उसका अलग एक कानून है मुंबई महानगर पालिका का। वो नहीं कर रहे, लेकिन आप बात तो कर सकती है। अभी आप ऐसे बोलने नहीं देंगे, तो ऐसा कैसे चलेगा? आपकी भूमिका आपने रखी, मैं अपनी भूमिका रखूंगी। ऐसा है कि मेरा एक कहना है, मैं शुरुआत से एक चीज कह रही हूँ, क्योंकि ये विवाद ही निर्माण करने का काम इनका है। आज मुंबईकर को जो समस्या है उसके ऊपर हम बात ही नहीं करते हैं। हमें महापौर वही वो चाहिए जो ईमानदार हो, चाहे वो किसी भी समाज को हो, लेकिन वो जमीन पे जाके काम करे। मैं बाबा साहब की अनुयायी हूँ, मैं मुंबई कांग्रेस और बुर्का पहनने वाले भी चाहिए। ऐसा है कि मैं बाबा साहब की अनुयायी हूँ, मैं संविधान में यकीन रखती हूँ, मैं लोकशाही में यकीन रखती हूँ। मुझे पार्टी ने अध्यक्ष बनाया है। जो आपने कहा ना दलित की बात की, तो ऐसा है, हम ये चाहते हैं कि महापौर वो बने जो ईमानदार हो, लोगों के साथ खड़ा रहे, लोगों के सवालों के ऊपर खड़ा रहे। आप ये बात नहीं कर रहे कि आज बीएमसी के स्कूल का खाजगीकरण हो रहा है, आप ये बात नहीं कर रहे कि बीएमसी के अस्पताल का खाजगीकरण हो रहा है, जहां खुद अमित साटम जब से अध्यक्ष बने हैं तब से उन्होंने एक ही शुरू किया है। मतलब पहला जब अध्यक्ष बनने के बाद कोई आदमी आता है, मैनिफेस्टो तो आपने लाया नहीं, हमने तो 3 मैनिफेस्टो लाए, मैनिफेस्टो करके मुंबई के समस्या के ऊपर बात करते हैं। दूसरे दिन सोल्यूशन क्या दे सकते हैं, अगर वायु प्रदूषण की बात करते हैं तो उसके बाद क्या सोल्यूशन देना चाहिए उसकी बात करते हैं। आपने मैनिफेस्टो लाया नहीं। जब से आप अध्यक्ष बने हैं, आपने तब से महापौर
और किसी ना किसी को टारगेट करके जात धर्म के ऊपर बात करने की आपको डर है कि जात धर्म के ऊपर जो बंटवारा होगा, बटेंगे तो कटेंगे का जो भुगतान आपको करना पड़ा विधानसभा इलेक्शन में, वो इस इलेक्शन में भी ना करना पड़े, इसलिए आप ये नहीं कह पा रही है कि भाई बुर्के वाली, हिजाब पहनने वाली कोई भी महिला, किसी भी समुदाय की महिला, माइनॉरिटी की कोई भी बन सकती है? देखिए ऐसा है, हम संविधान में यकीन करते हैं, हमारी एक विचारधारा है, हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं। और जहां तक मैंने महापौर की बात, लगातार महापौर की बात हो रही है, लेकिन मुंबई की जनता की बात नहीं हो रही है। नहीं, मुंबई की जनता की बात लेकर ही महापौर तक आए हम लोग। क्यों नहीं हो रही है? कोई भी आके, अमित साटम जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी कॉन्फ्रेंस वर्षा गायकवाड़ और असलम शेख पे रही और हारून खान पे रही। मेरा सवाल है, मुंबईकर को क्या देने वाले, उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए? मैं सवाल पूछ रही हूँ ना। मुंबईकर की इतनी जमीनें आपने दे दी, जब मुंबई महानगर पालिका में 3 साल 9 महीने हो गए, कोई लोक प्रतिनिधि नहीं है। आज मुंबई महानगर पालिका की फिक्स डिपॉजिट आपने तोड़ी, किसके कहने पे आपने तोड़ी? जब वहां पे लोक प्रतिनिधि नहीं है, स्टैंडिंग कमेटी नहीं है, वो मुंबईकर का पैसा था। 12,000 करोड़ की टूट आपने उसमें ला दी। बीएसटी आपकी आज 2,000 करोड़ के टूट में है। भाई साहब, आप भी बात कर रहे हैं, 1,500 करोड़ रुपया इन्होंने दिया है लोगों को फंड में, उसमें से 99% जो फंड गया है वो सिर्फ सत्ताधारी पार्टी के लोगों के पास गया है। उसमें जो पार्टी में लोगों को लिया गया है उनके नाम पे फंड गया है, वहां पे जमीन पे काम नहीं हुआ है। लगातार मैं उसकी श्वेत पत्रिका पूछ रही हूं। मुख्यमंत्री पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, अभी सुबह आपने थोड़ी बोला ना, मुख्यमंत्री पारदर्शिता की बात करते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं, निकाली ना उसकी श्वेत पत्रिका। अगर 99% आपका निधि गया है तो मुंबई में पूछिए कितनी गलियों का काम हुआ है, कितनी टॉयलेट का काम हुआ है। ये इलेक्शन मुद्दों पे होना चाहिए कि इस पे होना चाहिए, ये भी तो एक तय कर लीजिए, एक दिशा। मुख्यमंत्री इस तरीके की बात क्यों कर रहे हैं? फिर मुख्यमंत्री डिविजिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देखिए, भाजपा की हमेशा ही वही पॉलिटिक्स रही है। आप मुझे बताइए, हम कभी चर्चा करते हैं कि कितने बेरोजगार युवा है? मैंने अभी सुना हीरानंदानी साहब एआई की बात कर रहे थे, कंप्यूटर की बात कर रहे थे, कैसे रोजगार बढ़े इसकी बात कर रहे थे। मुझे लगता है इस देश में रोजगार पे बात होनी चाहिए, कभी तो इस चीज के ऊपर बात होनी चाहिए, महंगाई के ऊपर बात होनी चाहिए, इस देश में जो है भाईचारा के ऊपर बात होनी चाहिए, लोगों को जोड़ने की बात होनी चाहिए, और महत्वपूर्ण मुद्दे विदेशी पॉलिसी पे बात होनी चाहिए। और ये जमीनें जो जा रही है या मुंबई के विकास को जो छीनने का काम हो रहा है, जैसे एक खासगीकरण चल रहा है, प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। तो आपने भाईचारे की बात की। आपका भाईचारा नगर परिषद इलेक्शन के पहले तक तो ठीक चल रहा था, महाविकास आघाड़ी का। उद्धव ठाकरे साहब आपके साथ थे, एनसीपी आपके साथ थी, लेकिन जैसे जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीएमसी की इलेक्शन नजदीक आ गई, हमें ये देखने को मिला कि आप या आप कहो या ठाकरे कहो, आप एक दूसरे से हट गए। क्या हुआ, क्यों बात नहीं बनी? देखिए, सब पार्टी जो है वो स्वतंत्र होती है। जब हमारा अलायंस भी हुआ, मैं एक बात स्पष्ट रूप से करना चाहती हूँ, चाहे वो इंडिया अलायंस के साथ हुआ हो या महाविकास आघाड़ी के साथ, हमारा एक मैनिफेस्टो हुआ, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हुआ, जिसमें हमने ये तय किया कि संविधान का धागा लेके हम चलेंगे। आपको भी पता है कि बीच में क्या हुआ, पूरी तरह से जो है उनका जो चर्चा शुरू हो गया, उसमें हमारे हम उनके साथ नहीं जा सकते जिन पार्टियों के साथ वो जाने का निर्णय ले रहे थे। राज ठाकरे से परहेज है आपको? क्यों? क्योंकि हम तोड़ने फोड़ने की बातों में हम यकीन नहीं रखते। हमारे नेता जब जोड़ने की बात करते, हमारे नेता ने 10,000 किलोमीटर की यात्रा जब की, तो लोगों की जोड़ने की बात की। इसका मतलब होता है कि उद्धव ठाकरे साहब तो मारने पीटने की राजनीति पर भरोसा कर रहे हैं, इसलिए वो राज ठाकरे के साथ। वो क्या सोच के गए मुझे नहीं मालूम है, पर हमने जो सुना है, किसी व्यापारी का छोटा धल्ला छोड़ना, किसी सब्जी वाले को तकलीफ देना, किसी समोसे वाले को कहना, किसी को गाली देना, ये हमारे में नहीं। हम देश की संविधान को मानते हैं, लोकशाही को मानते हैं, और हमारी विचारधारा को लेकर हम पहले भी चले थे। और इसके बीच में संजय राउत जी का खुद स्टेटमेंट आया था 4-5 महीने पहले कि भैया हम स्वबल पे लड़ने वाले हैं, हम सेपरेट जाने वाले हैं, और ये कार्यकर्ताओं का इलेक्शन है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि ठीक है, एमएलए में हमने उनका साथ दिया, वफादारी से साथ दिया, वो आप भी जानते हैं, लोकसभा के टाइम पे साथ दिया, वफादारी से साथ दिया। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने, जब हमारे प्रभारी आए तो एक कहना आया कि जिसके ऊपर पार्टी ने लड़ना चाहिए, और उस हिसाब से पार्टी ने निर्णय लिया और पार्टी खड़ी हो गई। आपको लगता है कि अगर ये भी बात सच है कि अगर आपके साथ ठाकरे लड़ते हैं तो हिंदुत्ववादी वोट जो है उनका ज्यादा फायदा आपको नहीं मिलता है, लेकिन जो माइनॉरिटीज दलित वोट्स है वो इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं, तो उसमें भी
बड़ी तकलीफ थी पार्टी के नेताओं की कि भाई अपनी वोट बैंक जो है वो खिसक रही है और उसको हमें मजबूत करना चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा सीट लड़नी चाहिए। नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि लोकसभा में भी जैसा आपको बताया कि हमने, क्यों मैंने वफादारी से कहा, क्योंकि हमने 3 सीटें मांगी थी, हमको 2 सीटें दी, उसमें भी हमारा कहना था कि हमें कोई और सीट मिलनी चाहिए, लेकिन जो निर्णय आया हमने पार्टी का करके स्वीकार किया। विधानसभा में भी हमारा कहना था कि हमें मिलनी चाहिए, नहीं मिली तो उसमें स्वीकार किया। पर जब हमसे चर्चा ही नहीं हो रही है, जब हमको बोला नहीं जा रहा है, पूछा नहीं जा रहा है, जब जिस अलायंस के साथ वो बात करे उसके साथ हमारी विचारधारा नहीं हो सकती साथ में जाने की, तो वहां पे संघर्ष करने का और वहां पे बात करने का कोई संघर्ष मतलब और अगर नहीं। राज ठाकरे साथ में नहीं आते थे उद्धव ठाकरे के, तो आप साथ में जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं नहीं? देखिए, तो हमारी अलायंस तो पहले थी ना, हमने कहा ना बोल दिया, और पहले तो इस थी। इलेक्शन के बाद भी महाविकास आघाड़ी का एग्जिस्टेंस रहेगा नहीं रहेगा? देखिए, ऐसा है कि आज की परिस्थिति में हम लड़ रहे हैं, और आज की परिस्थिति में वंचित आघाड़ी, रासपा और आरपीआई के गवई गठ के साथ हमारी आघाड़ी है। जैसा मैंने कहा कि जिनके साथ हमारी सोच मिल सकती है, जो हमारी सोच है, जो हमारी विचारधारा है, उनके साथ हम गए हैं। तो इसी विचारधारा के, और मुझे पहली बार आप कहना पड़ेगा कि एक ऐतिहासिक ऐसी जो है वो अलायंस पहली बार हुई है, आघाड़ी हुई है, जिसमें वंचित आघाड़ी के साथ हमारी अलायंस है, साथ ही साथ में आरपीआई के गवई गठ के हाथ भी है और रासपा के साथ। तो हमारी अलायंस जो बनी है एक विचार पे बनी है, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि एक संविधान करके बनी है, और मुझे इस बात की खुशी है कि ये ऐतिहासिक जो है शुरुआत मुंबई से हुई है, और मैं अपेक्षा करती हूँ आने वाले दिनों में आघाड़ी तो ये मजबूत सवाल होगी। तो पूछना पड़ेगा, आप वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ पहली बार आपकी अलायंस हुई है, तो क्या कांग्रेस के साथ प्रैंक हुआ? बिकॉज ऐसा है कि जब बंटवारा हुआ सीटों का और नामांकन भरना है आज, तो आज सुबह आपको बताया गया कि उनको जो सीटें दी गई है उसमें से 16 सीटें ऐसी है कि उनके पास उम्मीदवार ही नहीं है। तो क्या, और वो सारी सीटें वंचित बहुजन आघाड़ी, मैंने चेक भी किया, उसमें से बहुत ज्यादातर सीटें जो है वंचित बहुजन आघाड़ी बीजेपी के सामने लड़ रही थी। तो एक तरीके से आपको समय भी नहीं मिला कैंडिडेट ढूंढने के लिए, उसको पर्चा भरने के लिए, कितने भर पाए पता नहीं, लेकिन एक तरीके से वो बीजेपी को दिया गया हुआ एक नो बॉल था। नहीं देखिए, ऐसा है कि जब आप आघाड़ी करते हो, सीटों का बंटवारा होता है, फिर उन्होंने जब हमें बताया, बिल्कुल कई जगहों पे जो है हमने अपक्ष उम्मीदवार को जो है समर्थन दिया है, पुरस्कृत उम्मीदवार करके उनको घोषित किया है। अगर कई जगह पे जो है वो हमारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा था, उनको भी हमने घोषित किया है। तो बिल्कुल हमारी आघाड़ी जो है वो पूरी तरह से मजबूत है, और आने वाले दिनों में लड़ने का काम करेंगे। और जहां आप कई बातों का जिक्र कर रहे हैं, तो कुछ लोग हमारे जो कुलाबा में पहुंच भी नहीं पाए, वो फॉर्म भरने के लिए गए, 3 घंटा उनका फॉर्म का स्क्रूटनी बाहर कौन कर रहा था हमें पता नहीं। उनके पास टोकन नंबर था, उनके पास पैसे दी हुई रिसीट थी, लेकिन खुद विधानसभा के अध्यक्ष अंदर बैठे थे अपने स्टाफ को लेके, अपने पदाधिकारियों को लेके, 3-3 घंटा लोग बाहर खड़े थे। मैंने खुद फोन किया कि हमारा कैंडिडेट वहां पे बाहर खड़ा है, उसका फॉर्म ले लीजिए। हमारे साथ अमीन पटेल जी थे, उन्होंने फोन क्या करके हुआ बोला। वहां पे? वहां ये हुआ कि 3 घंटा लोगों को बाहर जो है वो स्कूटनी फॉर्म कर रहे थे सब, कि भाई अभी स्कूटनी, जबकि स्कूटनी बाद में होती है, फॉर्म रिजेक्ट करना है कि नहीं करना है वो बाद में किया जाता है। गुलाबा ऐसी जगह है जहां पे स्कूटनी पहले हो गई, 3-3 घंटा कैंडिडेट को बाहर रखना पड़ा, उसके बाद उनके ऊपर इतना दबाव डाला गया, अंदर जाने के लिए जगह नहीं थी। रात को हम लोग फोन कर रहे 6-7 बजे कि भाई हमारा कैंडिडेट खड़ा है, उसके पास टोकन नंबर है, उसने पैसा भरा है, तो कम से कम फॉर्म तो ले लीजिए, आप जब कह रहे हैं कि टोकन है तो अंदर अलाउड है। लेकिन बिल्कुल नहीं जाने दिया। दूसरे दिन जब हमारा कैंडिडेट को, अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ कम ज्यादा कर सकते हैं, तो हम सुबह भी गया, तो भी सुबह 9:30 बजे वहां पे कौन उपस्थित थे? तो विधानसभा के अध्यक्ष वहां पे अंदर उपस्थित थे। जिस तरह की दमदाटी उन्होंने की, मेरा अपेक्षा यह थी कि राज्य निवडणूक आयोग खुद सुमोटो उनके ऊपर एक्शन लेगा। जिस तरह से महाराष्ट्र में आज चल रहा है, क्या चल रहा देखिए, है महाराष्ट्र में? नहीं महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं, मैं आपका एक जगह पे बहुत एप्रिसिएशन करूंगी कि आपने कहा कि पहली बार महाराष्ट्र में सुबह 5 बजे महिलाओं को पुलिस प्रोटेक्शन में जाके किसी मिनिस्टर के बीवी के सामने फॉर्म भरना जाना पड़ रहा है। आप सोचिए, बार बार कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप अमित हटम की देखेंगे तो बार बार कह रहे थे कि वोटर लिस्ट में ये होता है। अरे वोटर लिस्ट राज्य निवडणूक आयोग उसके महीने पे काम करता है। महाराष्ट्र में कभी आपने देखा था कि कोई एमएलए जाके बता रहा है कहां वोट करना है मतदान केंद्र के अंदर, और वोट करने के बाद नारा होता है, वहां पे मोबाइल की शूटिंग होती है। आपने किसी को फर्जी पकड़ा और किसी एमएलए का बेटा आके उसको छुड़ा रहा है, कभी महाराष्ट्र ने देखा था? ये हुआ है। और राज्य निवडणूक आयोग क्या कर रहा है? मेरा सवाल है कि राज्य निवडणूक आयोग का काम है कि पारदर्शिता से, गुप्तता से मतदान करे, लेकिन वो काम नहीं कर, तो किसके कहने पे कर रहा है? एक तरफ अमित शाह बार बार आरोप लगाते हैं, तो मेरा कहना है कि राज्य निवडणूक आयोग जब लिस्ट बनाता है, वोटर लिस्ट, तो उसको रेक्टिफाई करता है, टेस्ट करता है, वेरीफाई करता है, फिर प्रिंट करता है। और आप कल बैठ के उसके लिए आरोप लगा रहे हैं कि इनके नाम आते हैं, ये नाम बढ़ाते हैं। अगर तो अगर इस ये तरह के अगर आरोप लगा के, जानबूझ के धर्म की राजनीति करने के सिवा उनके बताइए ना मैनिफेस्टो में क्या लेके आए कि घन कचरा का व्यवस्थापन कौन करेगा? जो थोड़ी देर पहले हम लोग कह रहे थे, एक मोनोपोली चल रही है, मिठी रिवर भी जाएगी, घन कचरा का व्यवस्था का टेंडर भी जाने वाला है किसी एक ही आदमी को, तो एक ही आदमी इस पूरे मुंबई को चलाएगा?
हमने देखा बीच में जब इंडिगो के प्लेन, जब आपने देखा बीच में 5 दिन जो परिस्थितियां थी, कौन था वहां पे? हम गए थे वहां पे पानी का और बिस्किट का एक डब्बा लेके और पानी का बोतल लेके, क्योंकि लोगों को यह परेशानी थी कि घर पे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। उनको पता नहीं था उनका बैग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बेटी अंदर गई है, माता पिता बाहर खड़े थे। आप वर्षा जी जब बात करिए, इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से कार्रवाई कर रहा है या फिर काम नहीं कर रहा है, और सरकारी पक्ष या सत्ता पक्ष जिस तरीके से बर्ताव कर रहा है, उसकी बात कर रहे थे। लेकिन यह भी तो पहली बार हुआ ना कि कांग्रेस बीजेपी के साथ खड़ी हुई गठबंधन में अंबरनाथ में, क्या, और आरोप लगा कि भाई ये अंदर की बात है, कांग्रेस बीजेपी के साथ है। जिंदगी में कभी भी जो हुआ उसका हम कभी भी, जो जिंदगी में कभी नहीं होना चाहिए, ये हमारी भूमिका है। हमारी विचारधारा में तो कल ही कहा कि उनके और हमारी विचारधारा में कितना फर्क है। हमारी विचारधारा संविधान तो कैसे हुआ, कैसे नहीं, जो किया उसको सजा देने का काम भी हुआ, उसके ऊपर एक्शन भी हुआ, और उसको जो है वो सस्पेंड करने का भी काम हुआ, और सब कुछ हुआ, उसके ऊपर एक्शन हुआ। और उसके बाद आपने उनको रास्ता तैयार करके दिया बीजेपी के पास जाने का। आज तो रविंद्र चौहान के साथ में जाके वो बैठ गए बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी कभी लेगी भी नहीं, और जिंदगी में वो कभी आएंगे भी नहीं। पहली चीज, महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष को हमने भी कहा है, वो सभी एआईसीसी से भी उनको कहा है कि इस तरह की घटना होनी नहीं चाहिए थी। जो लोकल लेवल का था लीडर ने वो काम किया, उसके ऊपर एक्शन हो गई है। एक तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि उनकी विचारधारा और हमारे विचारधारा में बहुत अंतर है। उनकी विचारधारा मनुवाद की विचारधारा और हमारे विचारधारा देश के संविधान की है। मैं हमेशा कहती हूँ ये अंतर इतना बड़ा है कि ये दीक्षा भूमि से लेके रेशम बाग तक का अंतर है। नेताओं के लिए बहुत छोटा हो जाता है जब कभी हो जाता है। तो हमने बहुत सारे ऐसे नेता देखे जिनके लिए वो अंतर बहुत छोटा पड़ गया। हमने अशोक चौहान जी को भी देखा, हमने कांग्रेस के बहुत सारे बड़े नेताओं को देखा, उनको ये सवाल आपको बीजेपी को पूछना चाहिए ना। जिनके ऊपर इल्जाम लगा उनको पार्टी में लेके ऐसी कौन सी वॉशिंग पाउडर डाली और ऐसी कौन सी मशीन में धुला के लेके आए? अभी तो उप मुख्यमंत्री जो है वो दोनों का क्या था पता है आपको? दोनों का किसके किसके ऊपर ईडी की इंक्वायरी लगी थी, किसकी किसकी फाइलें बंद हो गई, ये तो आप पत्रकार मुझसे अच्छे से जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं। अशोक चौहान जी वहां क्यों गए, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। मैं तो बहुत लोगों को कहती हूँ कि ये लड़ने का जज्बा कम हुआ है नेताओं का, यानी कि नहीं, देखिए ये जो चल रहा है ना राजनीति, देखो मैं एक चीज कहना चाहती हूँ सभी से। अब मेरे अभी नए बहुत सारे युवा राजनीति में आना चाहते हैं, बहुत सारे युवा बैठे, हाँ बैठे, मैं देख रहा हूँ लड़कियां बैठी बहुत सारी। मैं तो अभी अच्छा लग रहा है कि सब यंग क्राउड मेरे सामने बैठा है। ये लोग भी बच्चे कल राजनीति में आना चाहते हैं, ये बच्चे भी कल पत्रकारिता करना चाहते हैं। मैं इनसे एक कहना चाहती हूँ, जब मैं राजनीति में आई तो मैं भी शायद उन्हीं की उम्र की थी, 26-27 साल में मैं पहली बार चुन के आई। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं आई भी एक विचारधारा लेके, और फिर वो विचारधारा को छोड़ नहीं सकती। राजनीति विचारधारा पे है, राजनीति पक्ष निष्ठे पे है, राजनीति कार्यकर्ता लोगों की सेवा करने में है। ये जो अभी राजनीति चल रही है, अभी नई राजनीति भाजपा ने परिभाषा की है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का इस्तेमाल करो, चुनाव आयोग का इस्तेमाल करो, और उसका इस्तेमाल विरोधक पे करो। विरोधक अपनी पार्टी में आने के बाद, अभी बाजू में बैठे हुए अशोक राव जी के सामने वो कह रहे कि नांदेड़ का विकास नहीं कर पाए, तो आपने क्यों लिया? आपने उनको अपनी पार्टी में क्यों लिया? अभी इलेक्शन में लेकिन क्यों गए? इसका भी तो इसका नहीं, अरे भाई मुंबई का सवाल है तो मुंबई पे मैं आती हूँ। चलो ठीक है। अभी भाजपा और एकनाथ शिंदे एक साथ है, अजित पवार जी की पार्टी अकेली लड़ रही है। लड़ रही है कि नहीं लड़ रही? किसके नेतृत्व में लड़ रही है? उनकी बेटी जाके बैठेगी सत्ता स्थान के ऊपर, सत्ताधारी पक्ष के साथ में वोटिंग करेगी भाजपा के लिए, बराबर है। उप मुख्यमंत्री बन के अजित दादा मंत्रिमंडल में बैठेंगे, और फिर अकेले क्यों लड़ रहे? क्यों कर रहे हैं ये सब? वोट काटने के लिए। भाजपा ने, मैं और आप महाराष्ट्र से हैं, यानी कि आपको लगता है कि अजित पवार की पार्टी यहाँ पे वोट काट रही है? नहीं, मुझे काटने का, देखो वोट काटने आपने बोला, इसलिए मुझे देखो रिपीट किया। मराठीत म्हण आहे, म्हातारी मिळाचं दुःख ने काळ सोसवतं। तुम आप और महाराष्ट्र से हैं, महाराष्ट्र की सुसंस्कृत राजनीति आपने देखी है, महाराष्ट्र की सुसंस्कृत राजनीति मैंने देखी है। रविंद्र चौहान जी ने विलासराव देशमुख का जिक्र किया, विलासराव जी की राजनीति आपने देखी है, विलासराव जी की राजनीति मैंने देखी है। किस तरह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, किस तरह राज्य सरकार, कांग्रेस की भी मेजोरिटी थी, लेकिन ऐसा किसी को खींचने का काम नहीं किया। तब भी केंद्र में हमारी सरकार थी, राज्य में हमारी सरकार थी। कितने लोगों को ईडी, सीबीआई का नोटिस मिला, कितने लोगों को यहां से तोड़ के वहां पे लाया? इस इलेक्शन में तो नहीं मिला ना। हाँ, तो ये जो चल रहा है ना तरीका, क्या बोला आपने? मैं सुना इस इलेक्शन में नहीं मिला ना किसी को, मुंबई में नोटिस नहीं मिला इस इलेक्शन में किसी को। किसको मतलब? में विरोधी पार्टी के लोगों को किसी को नोटिस नहीं मिला अभी तक, तो कोई खबर नहीं आई इसकी। हम तो लड़ाई लड़ रहे, पूरी इंक्वायरी करके गए होंगे, अब पूछ लीजिए। चलिए ठीक है। तो ये है वर्षा ताई, फायर ब्रांड नेता है, रास्ते पे लड़ने के लिए उतरती है, कांग्रेस का आवाज है और आगाज भी है।
तो वर्षा ताई बहुत बहुत धन्यवाद, आप नहीं, बस मंथन मेरा में आई इतना ही और कहना है। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं अभिजीत बहुत छोटा सा कहूंगी कि मुंबई को बचाइए। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी, मुंबई में गार्डन होने चाहिए, मुंबई में प्लेग्राउंड्स होने चाहिए, मुंबई में अच्छी सड़क होनी चाहिए, कचरे का विस्थापन अच्छे से होना चाहिए, मुंबई में सबको पानी मिलना चाहिए, ड्रेनेज लाइन, सीवरेज लाइन और पानी की लाइन में अंतर होना चाहिए, हर गरीब को शिक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए और आरोग्य की व्यवस्था होनी चाहिए। आप कूपर हॉस्पिटल, आप 7 हिल हॉस्पिटल, शताब्दी को प्राइवेट मत बनाइए, बीएमसी से बने हुए स्कूलों को, आरएसएस की संस्था को मत दीजिए, मुंबई को बचाइए और अच्छे से रखिए, यही मेरा सभी से निवेदन है। चलिए, धन्यवाद ठीक है। सभी का, हमारा एजेंडा वही है। धन्यवाद। तो एजेंडा जो है पूरा मैनिफेस्टो है, जो पढ़कर ही गई तब तक नहीं हिली वर्षा ताई। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज तक इंडिया टुडे ग्रुप का जो मैगजीन है उसको 50 साल पूरे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि उसकी एक खास एडिशन जो है आपको भेंट की जाए।